दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इसी प्रकार की वीडियोज के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है। यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी जैसे जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम है वो है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016। पंचायती राज अधिनियम 2016 को जानने से पहले हमें हल्का जो है पंचायती राज के बारे में जानना पड़ेगा और स्थानीय स्वशासन के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे भारत में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में एक से अधिक स्तर पर हमें सरकार देखने को मिलती है, जैसे केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार। हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय स्वशासन है वह भी हमारी एक संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, एक जो है कहीं ना कहीं उसको जो है व्याख्यात करता है विशेषता के रूप में। और जब हम स्थानीय सरकार की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई जो है स्थानीय जो सरकार है या स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन हमें दो रूपों में देखने को मिलते हैं। एक तो ग्रामीण स्तर पर और दूसरा शहरी स्तर पर। तो जो ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो कि हमें जो है रूरल लेवल पर जो है देखने को मिलता है। रूरल अर्थात ग्रामीण स्तर पर। दूसरा जो दोस्तों वह हमें शहरी स्तर पर या नगरीय स्तर पर देखने को मिलता है। नगरीय तो जिसे हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, अर्थात शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन जिसे कहते हैं, जो कि हमें अर्बन लेवल पर देखने को मिलता है। अब जो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है इसे हम पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसे हम जो है पंचायती राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को। और पंचायती राज अर्थात पंचायत की जब हम बात करते हैं तो पंचायत अर्थात एक ऐसा समूह जनप्रतिनिधियों का, एक ऐसा समूह ही आपका जो है पंचायत कहलाता है कि जो लोगों का नेतृत्व करता है। अब यदि हम बात करें कि जो हमने कहा स्थानीय स्वशासन की, यदि हम थोड़ा बैकग्राउंड में देखें तो हमें पता है कि स्थानीय जो स्वशासन है वह सबसे पहले चोल काल में शुरू हुआ था। बाद में जो है लॉर्ड रिपन आए, उन्होंने एक संकल्प को पेश किया और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। 1882 में उन्होंने वह संकल्प पारित किया था, पेश किया था। बाद में जब हमने देखा कि देश स्वतंत्र हो गया, हमारा संविधान लागू हो गया, तो फिर उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, उद्घाटन किया जाता है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या जो पंचायती राज व्यवस्था है इससे हमारा जो 73वां संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन जो अधिनियम है 1992, इसके तहत दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है यह हमारा 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। तो इसलिए जो है हमारा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। यह हल्का पृष्ठभूमि के बारे में जान रहे हैं हम हल्का संक्षिप्त में, ताकि हम जो है कनेक्ट कर पाए आज का जो टॉपिक है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। तो दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन था इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात पंचायतों की बात की गई और 3 स्तर पर। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है बात होती है, जिसमें सबसे निचला जो स्तर है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। जो दूसरा स्तर है वो है ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक पंचायत, पंचायत जो माध्यमिक स्तर पर है जिसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं। और सबसे ऊपर है हमारा जिला पंचायत। तो जब यह 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया तो उसके बाद इसके 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल में सभी राज्यों ने इसे संवैधानिक रूप से लागू कर दिया। हम जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो जब हमारा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना तो हमने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है उसी के तहत अपने वहां पंचायती व्यवस्था को संचालित किया। लेकिन वर्ष 2016 में हमने एक अलग जो है अधिनियम बनाया
जो कि जो है अपना अधिनियम बनाया, जिसे हम उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के नाम से जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि से समझ चुके हैं कि जब हम पंचायती राज अधिनियम की बात कर रहे हैं तो हम ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन या जो त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में अभी हमने जाना, उसकी बात करेंगे, गांव की बात करेंगे, क्षेत्र पंचायत की बात, जिला पंचायत की बात करेंगे। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए उनके विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व कुछ पंचायतों से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे हमने देखा कि जो पंचायतें हैं दोस्तों, जो पंचायती राज है, ये जो पंचायत है, तो पंचायत हमारा राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची, हमें पता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का जिक्र मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची अर्थात जिस पर राज्य कानून बनाएगा। तो पंचायतों के संबंध में कानून बनाने का, नियम बनाने का जो अधिकार है वह राज्य विधानमंडल के पास होता है। यदि हम बात करें कि इन पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, तो पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं, ये बार बार नहीं बताई जाएगी कि जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। और पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु तो आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यदि राज्य सरकार चाहे तो पहले भी विघटित कर सकती है कुछ स्थितियों में, जैसे भ्रष्टाचार है, कानून का उल्लंघन हो रहा है, असमर्थता है, इन स्थितियों में। और आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों जो पंचायत है इनका चुनाव कौन कराते हैं, जैसे राज्य विधानसभा के जो चुनाव है या फिर हमारे संसद के जो सांसद के चुनाव है, उन्हें भारत का निर्वाचन आयोग जो है उसका चुनाव कराता है। लेकिन पंचायत और जो नगर पालिकाएं है, जो शहरी स्थानीय निकाय है, इनका चुनाव हमारा राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये भी याद रखेंगे हम, राज्य निर्वाचन आयोग। ये कुछ कॉमन बातें हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद जो है आर्टिकल 243 के में इसका जिक्र हमें मिलता है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। एक मेंबर, एक सदस्य यह बॉडी है, अर्थात एक सदस्य होते हैं। तो ये पंचायतों से संबंधित हमने कुछ बातें जान ली है। अब हम जानेंगे जो हमारा ये टॉपिक है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम। अब क्वेश्चन जो है कि 2016 में क्यों आया, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश में था। पहले 9 नवंबर 2000 को हमें पृथक राज्य मिला। पहले उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र था हमारा, यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, उत्तर प्रदेश राज्य में था। लेकिन 9 नवंबर 2000 को हमें पृथक राज्य अपना उत्तराखंड मिला। जब पृथक राज्य मिला तो उस दौरान हमने जो है पंचायती जो व्यवस्था है, पंचायतों से जुड़े हुए जो नियम कानून है वो उत्तर प्रदेश के ही फॉलो किए। लेकिन 2016 में हमने अपना कानून बनाया, जिसे हम उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 कह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्या है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम? पंचायतों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हमने जान ली है। अब जो है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, और यह अधिनियम जो है हमारा कब बनता है, तो 2016 में। एक तो ये हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया कि उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना, तो 2016 में बना। दोस्तों जो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम है हमारा, यह लागू कब होता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है कि उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब लागू होता है। तो यह होता है 4 अप्रैल 2016 को। 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम लागू किया। यदि बात की जाए कि इस पंचायती राज अधिनियम में कितने भाग हैं, तो इसमें दोस्तों 6 भाग है, 6 पार्ट है, 6 भाग है। तो याद रखेंगे हम 6 भाग। इसके अतिरिक्त यदि बात की जाए कि कितने अध्याय है, कितने जो है अध्याय है, कितने चैप्टर हैं, तो वो है भाई 25 अध्याय। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। कितने भाग हैं? 6 भाग है। कितने अध्याय है? 25 अध्याय है। और जो है कितनी धाराएं है, कितने सेक्शन है? यदि धाराएं आएगा तो 194 धाराएं है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो 194 हमारी जो है धाराएं उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में। यह त्रिस्तरीय, इसमें भी त्रिस्तरीय, क्योंकि जो है जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था उसने राज्यों को तो शक्ति दे दी पंचायतों के संबंध में, लेकिन उसमें कुछ बाध्यकारी थी और कुछ ऐच्छिक थी। तो जैसे 3 स्तर त्रिस्तरीय होगी, यह उसमें कहा गया है। हालांकि जिन राज्यों की जनसंख्या कम है, 20 लाख से कम, वहां पे 2 स्तर की बात भी की, 2 स्तर की छूट दी उन्होंने कि यदि ठीक है आप माध्यमिक क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं करेंगे तो चलेगा, यह छूट दी है 73वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन किन राज्यों के लिए? जिनकी जनसंख्या कम है, 20 लाख से कम है। लेकिन
मेनली जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। जो एल.एम. सिंघवी समिति है उन्होंने की थी संवैधानिक दर्जा देने की बात, तो उसी के तहत 73वां संविधान संशोधन हमारा पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार में हुआ। तो जैसे उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम जो 2016 है, यह भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। अब देखिए जो त्रिस्तरीय दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है वह आप हल्का समझेंगे। त्रिस्तरीय, जब 3 स्तर की बात हो रही है तो हमें पता है कि जो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय पंचायती राज पंचायती राज, तो भैया ये आपका 3 स्तर पर है। और इसमें हमें पता है कि जो सबसे निचला स्तर है हमारा, यदि हल्का ये डायग्राम हम देखें तो सबसे नीचे आपको पता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। फिर आपका जो है मध्य में आपको पता है कि क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और सबसे ऊपर है हमारा जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो इस प्रकार की जो है व्यवस्था को अपनाने की बात की गई है। तो वो जो 3 स्तर है जो हमने अभी देखे, जैसे जो सबसे पहले ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के बारे में इस अधिनियम में कहाँ पे बताया गया है, ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे बताया गया। तो जो पंचायती राज अधिनियम 2016 है उत्तराखंड का, इसका जो भाग 2 है, भाग 2, तो भाग 2 में पंचायती राज अधिनियम के हमारा जो भाग टोटल 6 है, तो जो भाग 2 है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। साथ ही अध्याय, जो हमारे अध्याय है, अध्याय जो 25 अध्याय है, तो उसमें जो अध्याय हमारे 2 से लेकर 8, 2 से 8 तक के जो अध्याय है वो हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित है। और जो धाराएं है टोटल 194 है, तो इनमें से 3 से लेकर 49 तक जो धाराएं हैं, तो 3 से लेकर 49 तक की जो धाराएं है यह सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के निचले स्तर से संबंधित है, दैट इज नोन एज ग्राम पंचायत। दूसरा जो स्तर है वह हमें पता है, यह पहला स्तर हो गया। जो दूसरा स्तर है वह है क्षेत्र पंचायत। अब देखिए क्षेत्र पंचायत के बारे में, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। अब देखिए भाई इस अधिनियम का कौन सा भाग क्षेत्र पंचायत से संबंधित है, क्षेत्र पंचायत के बारे में जिसमें बताया गया है। तो जो भाग 3 है, भाग 3 हम याद रखेंगे कि अधिनियम का भाग 3 जो है वह क्षेत्र पंचायत से संबंधित है, हमारा ब्लॉक पंचायत से संबंधित है। साथ ही साथ जो अध्याय 9 से लेकर 15, 2 से 8 ग्राम पंचायत, और जो हमारा शेष जो है आगे, इससे आगे अध्याय 9 से लेकर 15 तक जो है, 9 से लेकर 15 तक क्षेत्र पंचायत से संबंधित है। और धारा 50 से लेकर, क्योंकि 49 तक तो ग्राम पंचायत है, धारा जो है 50 से लेकर 85 तक हमारी क्षेत्र पंचायत से संबंधित है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह पे नहीं है। जो धारा है, धारा 50 से लेकर 85, 85 तक जो है उसमें हमें क्षेत्र पंचायत के बारे में मिलता है। अब दोस्तों जो तीसरी कड़ी है हमारा, जो तीसरा स्तर है और सबसे उच्च स्तर है वह है भाई जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत के बारे में भी हम देखेंगे कि जिला पंचायत किस धारा में है, किस भाग में है। तो भाग 4 में जिला पंचायत के बारे में हमें भाग 4 पंचायती राज अधिनियम का, जो पंचायती राज अधिनियम 2016 है, इसका जो भाग 4 है, और अध्याय, अध्याय की यदि हम देखें तो अध्याय हमारा 16, 15 तक हमारा क्षेत्र पंचायत के बारे में था। तो अध्याय जो है 16 से लेकर 22, 16 से लेकर 22 तक जिला पंचायत के बारे में कहा गया है। और जो हमारी धारा 86 से लेकर 125 तक, धारा 86 से लेकर 125 तक हमारा उसमें जिला पंचायत के बारे में बताया गया। तो यह उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के भागों को हमने देख दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि किस भाग में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा भाग 2 है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है, भाग 3 क्षेत्र पंचायत से संबंधित है, और दोस्तों जो भाग 4 है, भाग 4 वह हमने देखा जिला पंचायत से संबंधित है। अध्याय 2 से लेकर 8 तक हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित है, 9 से लेकर 15 तक के अध्याय क्षेत्र पंचायत से संबंधित है। और आगे हमने देखा कि जो अध्याय 16 से लेकर 22 है, तो 16 से लेकर 22 तक के जो अध्याय है वो हमारे जिला पंचायत से संबंधित है, अध्याय 16 से लेकर 22 तक। फिर धाराओं पे हम आए, सेक्शन पे, तो हमने देखा 3 से लेकर 49 तक की जो धाराएं है वह ग्राम पंचायत। उसके बाद जो है हमने इधर देखा क्षेत्र पंचायत में कि क्षेत्र पंचायत में 50 से लेकर 85,
50 से लेकर 85 तक की जो धाराएं है क्षेत्र पंचायत से संबंधित है। आगे जिला पंचायत में हमने देखा कि 86 से लेकर 125 तक की जो धाराएं हैं वो हमारी जिला पंचायत से संबंधित है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है और टोटल कितने हैं तो ये भी हम याद रखेंगे। अब एक एक करके जानेंगे हम। सबसे पहला जो निचला स्तर है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में। तो आगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो हमारा सबसे निचला स्तर है, तो ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निचला स्तर। हमें पता है कि जो 2016 का अधिनियम है उसमें जो भाग 2 है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अध्याय 2 से लेकर 8, अध्याय 2 से लेकर 8 तक, टोटल 25 अध्याय है, तो 2 से लेकर 8 तक उसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। धाराएं 3 से लेकर 49 जो धाराएं हैं, सेक्शन है, तो 3 से लेकर 49 तक वह जो है हमारी ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो अब इसके बारे में क्या प्रोविजन किए गए हैं उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 में, उसके बारे में वह विषय वस्तु हम जानेंगे। दोस्तों ग्राम पंचायत को जानने से पहले थोड़ा हमें उसकी जो निचली कड़ी है उनके बारे में भी जानना होगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम किसे कहते हैं। तो पहले इन्हें भी आप समझ लीजिए। देखिए जो हमारा सबसे नीचे है ग्राम, ग्राम, फिर है हमारा ग्राम सभा, और भैया फिर सबसे ऊपर है हमारा ग्राम पंचायत। पंचायत तो यह तीनों अलग अलग चीजें हैं, हम सबको गांव से न जोड़े। ग्राम, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो यदि मैं बात करूं कि ग्राम किसे कहते, तो गांव एक ऐसा कस्बा है, एक ऐसी बस्ती है जिसमें लोग रहते हैं, जिसमें लोग रहते हैं जिस बस्ती में, दैट इज नोन एज विलेज हम कह सकते। तो गांव तो मतलब जिसमें लोग रह रहे हैं, चाहे जो है 9 महीने का बच्चा रह रहा हो, कोई जो है 5 साल का बच्चा रह रहा हो, कोई 65 साल का बुजुर्ग रह रहा हो, कोई हमारा जो है छोटा सा टिंकू रह रहा हो, पिंकू रह रहा हो, तो वो सब गांव के अंतर्गत आएंगे। सभी जो लोग हैं जो निवास कर रहे हैं उस बस्ती में, वह गांव के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जब ग्राम सभा की हम बात करते हैं, तो ग्राम सभा एक ऐसा निकाय है दोस्तों कि जिसमें 18 वर्ष या फिर जिनकी आयु 18 प्लस है, तो 18 या 18 से अधिक आयु के वह वयस्क लोग आएंगे ग्राम सभा में कि जिनका नाम उस गांव की या उस पंचायत की मतदाता सूची में आयु के लोग आएंगे। आयु के लोग 18 या 18 से अधिक आयु जो वयस्क है, वयस्क लोग आते हैं ग्राम सभा में। और दूसरी शर्त क्या है कि उनका नाम जो है उस गांव की मतदाता सूची में भी होना चाहिए। तो मतलब जिनकी आयु 18 या 18 से अधिक है तथा जिनका नाम गांव की या पंचायत की मतदाता सूची में है, मतदाता सूची में है, तो वह उस ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे, उस ग्राम सभा के सदस्य कहलाएंगे। अब सबसे ऊपर है वही ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में हम सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत को कहते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या है, तो ग्राम पंचायत दोस्तों यह एक निर्वाचित संस्था है, निर्वाचित निकाय है, निर्वाचित संस्था। अब हमने कहा कि जो ये 18 साल और 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में है वह ग्राम सभा के सदस्य है। तो इन ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ही ग्राम पंचायत के लिए सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है कि यह ग्राम पंचायत के लिए हम इन मेंबर्स को निर्वाचित कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं और यह हमारे गांव का क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो यह एक निर्वाचित संस्था है, इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं ग्राम पंचायत में जो चुने जाते हैं ग्राम सभा के द्वारा। तो इन तीन जो बातें हैं इनको आप समझेंगे कि गांव सभा और जो ग्राम पंचायत है वह क्या है। अब इस अधिनियम के तहत हम जानेंगे कि क्या कहा गया है गांव के बारे में, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में। तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की जो धारा 3 है, धारा 3 ग्राम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। धारा 3 तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 देखिए ग्राम से संबंधित अभी हमारा चल रहा है ग्रामीण स्तर पर जो हमारा ग्राम पंचायत चल रहा है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, पंचायत। तो दोस्तों जो धारा 3 है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की, यह ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। ग्राम सभा के गठन की बात करती है कि भैया ग्राम सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, तो मैंने कहा है
पंचायतों से संबंधित जो भी कानून करना है, गठन करना है, नई चीजें करनी, राज्य, तो ग्राम सभा का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो धारा 3 ग्राम पंचायत के गठन से ग्राम सभा की, अभी सभा के बारे में देख रहे हो, तो धारा 3 ग्राम सभा के गठन की बात करती है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की। और ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार जो ग्राम सभा का गठन करेगी वह एक गांव या एक से अधिक गांवों को भी जो है मिलाकर ग्राम सभा का गठन कर सकती। तो एक या एक से अधिक, यदि जो एक गांव में सफिशिएंट हमारी पॉपुलेशन है तो दूसरे गांव की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मानक रखे गए हैं। तो एक या फिर जो है या एक से अधिक गांवों को मिलाकर भी राज्य सरकार ग्राम सभा का गठन करेगी। और जब जो है कई सारे गांवों को मिलाकर ग्राम सभा का गठन करेगी, तो अब प्रश्न ये बनता है कि ग्राम सभा का नाम फिर किसके नाम पे होगा? तो सबसे बड़े गांव के नाम पर। और जो है ऐसे में, ताकि विवाद न हो, इसमें उन्होंने जनसंख्या को महत्व दे दिया कि जिस गांव की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उस गांव के नाम से ही ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। तो ग्राम सभा का नाम सबसे बड़े गांव के नाम पर रखा जाएगा। तो धारा 3 कह रही है कि ग्राम सभा का गठन से संबंधित है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, एक गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर किया जा सकता है, और गांव सभा का नाम जो रखा जाएगा वो सबसे बड़े गांव के नाम पर रखा जाएगा जिसकी जो पॉपुलेशन है वह ज्यादा है। तो यह हमारा ग्राम सभा के जो है गठन से संबंधित है धारा 3। और जैसे कि मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा गांव है उसके नाम पर, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है दोस्तों कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा। अब जो है हमारी ग्राम सभा बन गई है, तो ग्राम सभा का सदस्य कौन, तो ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा। तो ग्राम सभा का सदस्य वह व्यक्ति है कि जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 से अधिक है, और गांव की या ग्राम सभा की मतदाता सूची में जिसका नाम गांव की जो है मतदाता सूची में जिसका नाम है, तो वह हमारा जो है ग्राम सभा का मेंबर कहलाएगा। यह जो है पंचायती राज अधिनियम की बातें हैं। अब जो है हमारी ग्राम सभा गठित हो गई है। अब ग्राम सभा की बैठकों के बारे में, गांव के विकास के लिए, उसकी समस्याओं के लिए गांव सभा की बैठकें। तो ग्राम सभा की बैठक, अभी हम ग्राम सभा के बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत न समझे आप, पंचायत अलग है। तो ग्राम सभा की बैठकों के बारे में क्या कहा गया है इसमें, बैठकों या ग्राम सभा की बैठकें किस प्रकार से होगी और क्या हमारा अधिनियम प्रावधान करता है बैठकों के संबंध में। तो यह कहता है कि ग्राम सभा की वर्ष में 4 बैठकें होगी। तो ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होगी? 4 बैठकें होगी, 4 बैठकें। तो 4 बैठकों का प्रावधान करता है कि 4 बैठकें होगी एक साल में। मतलब ये लगा लीजिए कि एक क्वार्टर में एक बैठक, 4 क्वार्टर होते हैं हमारे, तो 4 बैठकें होगी, और 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, 3 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा, हर 3 महीने में एक बैठक होगी। तो ये भी याद रखेंगे कि 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं, 3 माह से जो है अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक बैठक जो है ग्राम सभा की एक साल में कितनी बैठकें होगी? 4 होगी। और प्रत्येक बैठक के मध्य कितना अंतराल होगा? तो 3 महीने, हर 3 महीने में एक बैठक होगी। और इस बैठक की जो पूर्व सूचना है, प्री इंफॉर्मेशन, कि भैया जो है बैठक होगी ग्राम सभा की, इसकी पूर्व सूचना 15 दिन पहले देने अनिवार्य है। 15 दिन पहले दे देंगे आप गांव के लोगों को कि भैया ग्राम सभा की बैठक होने वाली है। और कैसे दे सकते हैं? तो जो हमारे ढोल के माध्यम से, या फिर हमने कोई नोटिस को जो है कहीं पे जो पंचायत भवन है या कोई सार्वजनिक स्थल है वहां पर उसको चस्पा कर लिया, अर्थात चिपका लिया। तो इसके माध्यम से 15 दिन पहले हमें
जो है सूचना देनी है ग्राम सभा की बैठकों की। अब जो है जो ग्राम सभा की बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ग्राम सभा के बैठक की जो है अध्यक्षता जो की जाएगी वह की जाएगी प्रधान जी के द्वारा। किनके द्वारा? प्रधान, जिन्हें हम मुखिया भी कहते हैं, मुखिया। तो ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता प्रधान करेगा। यदि प्रधान जी अनुपस्थित है तो प्रधान जी की अनुपस्थिति में यदि प्रधान जी अनुपस्थित है तो उप प्रधान के द्वारा जो है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठकें होगी? 4। कितने का अंतराल होगा? तो 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। कितने दिन पहले सूचना देनी है? तो 15 दिन पहले सूचना देनी है, यह प्रावधान करते हैं। अब इसमें जो है कोरम, जिसे हम गणपूर्ति भी कहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। कोरम या फिर जिसे गणपूर्ति भी हम कहते हैं। और हमने राजनीति विज्ञान में पढ़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पढ़ा है कि जैसे लोकसभा में यदि उसका सत्र चल रहा है, कोई कार्रवाई हो रही, तो 1/10 कुल सदस्यों का, तो अर्थात कोरम उसे कहते हैं कि वह न्यूनतम संख्या जिसके माध्यम से हम कार्रवाई को प्रारंभ कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं और मैंने निर्धारित कर रखा है कि भैया यदि 25 बच्चे होंगे तभी मैं पढ़ाऊंगा, तभी मैं प्रशिक्षण दूंगा, तभी मैं कोचिंग दूंगा। तो ये 25 क्या हो गया? ये हमारा जो है कोरम हो गया। तो मतलब मैंने जो है 1/2 जो है कोरम निर्धारित कर दिया है, 50%। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है कोरम क्या होना चाहिए? तो इसके लिए जो है कोरम कहा गया है 1/5, कि जो उस ग्राम सभा में ग्राम सभा के कुल सदस्यों का, जो ग्राम सभा में जो लोग रह रहे हैं, तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/5, 1/5 हमारा कोरम होना चाहिए, तब जाके जो है ग्राम सभा की बैठक संचालित होगी, सफल होगी। या फिर जितने लोग रह रहे हैं तो कुल परिवारों में से आधे परिवारों के प्रतिनिधि। दूसरा यह है कि वहां पर जो कुल परिवार है तो कुल परिवारों में से आधे परिवारों के प्रतिनिधि, आधे जो परिवार है तो इन आधे परिवारों के प्रतिनिधि वहां होने चाहिए, प्रतिनिधि। तो ये 2 बातें, कोरम यदि कि जो है कुल जितने ग्राम सभा में मेंबर हैं उनका 1/5 वहां होने चाहिए, तब हमारा कोरम पूर्ण होगा, तब हमारी जो है बैठक शुरू होगी। या फिर वहां पे जितने भी उस ग्राम सभा में कुल परिवार है तो उनमें से आधे परिवारों के प्रतिनिधि वहां मौजूद होने चाहिए। तो यह थी धारा 3। दोस्तों यह धारा 3 के अंतर्गत हमारा जो भी मैंने ये बातें बताई, धारा 3 जो कि किससे संबंधित है? ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। अब आगे आइए, जो हमारी नेक्स्ट जो है धारा है वह है धारा 4। धारा 4 तो काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की। और हमें पता है कि जो धारा 3 से लेकर 49 तक वह ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो धारा 4 में क्या कहा गया है? तो जो धारा 4 है इसमें कहा गया है ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। अब वहां धारा 3 ग्राम सभा, धारा 3 में ग्राम सभा के बारे में कहा गया, धारा 4 में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में कहा गया, गांव की पंचायत के बारे में, इसका गठन कैसा होगा। और आपने कंफ्यूज नहीं होना है, गठन और संरचना में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राम पंचायत की जो संरचना, यदि हम कहें कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, तो उसमें गांव सभा के द्वारा चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो जो वो निर्वाचित निकाय है, ग्राम पंचायत हमारा एक निर्वाचित निकाय है, यह एक उसकी संरचना है। लेकिन ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वह गांवों को मिलाकर ही होता है, कई गांवों को मिलाकर। उसके लिए एक मानक निर्धारित है कि जैसे भैया अभी हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में यदि कहीं पे ग्राम पंचायत का गठन करना है तो 500 की वहां पे आबादी होनी चाहिए न्यूनतम। तो यह हमारा 2016 का एक्ट कह रहा है। तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम का धारा जो 4 है। और कौन करेगी? तो फिर आपको पता है कि भैया ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और गठन के लिए क्या मानक तय किए हैं? तो गठन हेतु जो मानक है, यदि हम देखें मानक, जनसंख्या का मानक, जनसंख्या का मानक, मतलब एक गांव पंचायत, एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए हमें कितनी जनसंख्या चाहिए, पहाड़ में कितनी चाहिए, मैदान में कितनी चाहिए, वह क्या मानक है। तो यदि हम मानकों को देखें जनसंख्या का, तो यदि हम सबसे पहले दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में देखें, पर्वतीय क्षेत्र में, हमारे पहाड़ में, पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम हमें जो जनसंख्या है, न्यूनतम वह चाहिए
500, अर्थात 500 की न्यूनतम जनसंख्या पर हमारी ग्राम पंचायत गठित हो जाएगी 2016 के अधिनियम के तहत। और अधिकतम अधिकतम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो अधिकतम हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में है 2000। तो अधिकतम जो है 2000 की जो है जनसंख्या पर हम ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 500। तो यह मानक है। धारा 4 में ग्राम पंचायत के गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए जनसंख्या का मानक पहाड़ी क्षेत्रों में 500 की आबादी पर हमारा ग्राम पंचायत गठित की जाएगी न्यूनतम, और अधिकतम 2000 की आबादी पर। आगे हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र में, जो हमारे अर्बन एरिया है, तो मैदानी क्षेत्रों में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ग्राम पंचायत के गठन के लिए क्या मानक है? तो वहां पर जो है जो न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, जो न्यूनतम जो आबादी की जो डिमांड की गई है वो है 1000 लोगों पर जो है न्यूनतम 1000 की आबादी पर मैदानी क्षेत्रों में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। और अधिकतम कितना है? तो अधिकतम 10,000। अधिकतम जो आबादी है तो अधिकतम 10,000 की आबादी पर हमारा ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है मैदानी क्षेत्रों में। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज में। हम देखते हैं रूरल में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में 500 की जनसंख्या पे हम ग्राम पंचायत गठित कर लेंगे, लेकिन भैया मैदानी में हमें 1000 की जनसंख्या पर हमारी जो ग्राम पंचायत है वह गठित होगी। साथ ही साथ जनसंख्या के अतिरिक्त और भी मानक है दोस्तों, सिर्फ जनसंख्या ही नहीं। और क्या कह रहे हैं ग्राम पंचायत के गठन के लिए? कि ग्राम पंचायत के गठन के लिए आप 2016 के अधिनियम के तहत किसी राजस्व ग्राम को नहीं तोड़ा जाएगा। राजस्व ग्राम को नहीं तोड़ा जाएगा। अर्थात जो रेवेन्यू विलेज है, राजस्व ग्राम जो भूमि कर इनसे संबंधित है, भूमि रिकॉर्डों से संबंधित है, और ये हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो जिसमें भूमि का लेखा जोखा वो रखा रहता है, एक अलग प्रशासनिक सीमा उसकी होती है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी ग्राम पंचायत के गठन के लिए राजस्व ग्राम को न तोड़े, यह अधिनियम कह रहा है। हालांकि तोड़ा जा सकता है उसकी, लेकिन एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। तो इसलिए जो है इसमें कहा गया कि आप राजस्व ग्राम को नहीं तोड़ा जाएगा। किसके लिए? ग्राम पंचायत के गठन के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है यह। और आगे हम देखेंगे, यह तो अब हमारा जो है गठन हो गया है ग्राम पंचायत का। अब ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस प्रकार से जो है ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचन होता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि गांव की पंचायत के लिए जो निर्वाचन होता है वह जनता के द्वारा, जो जनता है हमारी, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रतिनिधियों को चुना जाएगा अपनी ग्राम पंचायत के लिए। तो जो है प्रत्यक्ष रूप से। साथ ही आपको पता है कि जो चुनाव कराए जाते हैं वो किसके द्वारा? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसका निर्वाचन किया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयोग ही हमारी मतदाता सूची को तैयार करता है। तो ये भी याद रखना है कि जो है ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, न केवल ग्राम पंचायत बल्कि जो तीनों स्तर है उनकी पंचायतों का चुनाव, उनके पंचायतों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। हालांकि हमारे ब्लॉक पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव, जिन्हें हम ब्लॉक प्रमुख कह रहे हैं, या जिला पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो मेंबर है तो तीनों स्तर पर मेंबर का चुनाव डायरेक्ट फॉर्म में होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये भी हम याद रखेंगे। तो ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है वह हमने देखा कि किस प्रकार से कौन करते हैं, तो जनता करती है, ग्राम सभा के सदस्य, और उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से चुनने जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं इस प्रकार से। और आयु आपको पता है 21 साल चाहिए, और कार्यकाल भी जो है 5 वर्ष का होता है। अब आगे थोड़ा आरक्षण, रिजर्वेशन की स्थिति को देखेंगे कि भैया आरक्षण का क्या प्रावधान है। क्या आरक्षण इधर भी होगा? तो आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में, जी हाँ, पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन ने भी कहा है SC ST के लिए। लेकिन जो हमारा एक्ट है, अपना एक्ट है उत्तराखंड का, उन्होंने SC ST व OBC, दोस्तों OBC को भी हमारे एक्ट ने आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। तो राज्यों के विधानमंडल पे निर्भर करता है कि किस किस को देना है। तो देखिएगा SC ST व OBC को आरक्षण की बात करता है। आरक्षण और किस आधार पर? जनसंख्या के अनुपात पर, जनसंख्या के अनुपात पर यह आरक्षण दिया जाएगा।
तो काफी इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या के अनुपात पर हमारा यह आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए, महिलाओं हेतु आरक्षण, महिलाओं हेतु आरक्षण की भी बात की गई है कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान सबसे इंपॉर्टेंट 50% जो है आरक्षण, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। और उत्तराखंड में कब से शुरू हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2008 में पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य हमारा उत्तराखंड है। 2008 में बीसी खंडूड़ी जी की सरकार में, खंडूड़ी जी की सरकार में जो है यह प्रावधान किया गया कि पंचायतों में, उत्तराखंड में पंचायतों को, पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जाएगा। तो काफी, जबकि 73वें संविधान संशोधन में दोस्तों 33%, 1/3 की बात की गई थी। लेकिन कहा है ना कि राज्यों का, राज्य चाहे तो बढ़ा सकते, तो राज्य ने बढ़ा दिया हमारा 50% कि थोड़ा महिलाओं की भागीदारी बढ़े। क्योंकि क्या है, स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य है कि भैया सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, हमने जो है अंतिम व्यक्ति तक जन भागीदारी को सुनिश्चित करना है। तो यह हमने देखा। अब ग्राम पंचायत का निर्वाचन हो गया। अब ग्राम पंचायत की संरचना, जो अभी मैं समझा रहा था आप लोगों को कि ग्राम पंचायत की संरचना क्या होगी। ग्राम पंचायत की संरचना, तो जो दोस्तों अभी हमने गठन के बारे में पढ़ा था, धारा 4 में हमने गठन के बारे में पढ़ा था कि भैया राज्य सरकार करेगी, इतनी आबादी होनी चाहिए, राजस्व ग्राम को नहीं तोड़ेगी, वो गठन था। अब संरचना, स्ट्रक्चर, तो ग्राम सभा की जो संरचना है, तो इसमें क्या है कि जो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है वह ग्राम पंचायत में आते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या है, एक निर्वाचित निकाय है, निर्वाचित निकाय है। और इस निर्वाचित निकाय में कौन होते हैं, तो इसमें जो है अध्यक्ष, जिन्हें हम प्रधान कह रहे हैं, तो प्रधान हो गए, उपाध्यक्ष में हमारे उप प्रधान हो गए, उप प्रधान के बाद हमारे जो वार्ड मेंबर जिन्हें हम पंच कहते हैं, पंच, तो यह हमारी ग्राम पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष जी हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं और बाकी सदस्य है। लेकिन ग्राम प्रधान भी एक मेंबर भी होता है, मेंबर भी है और मुखिया भी है। तो इस प्रकार से एक निर्वाचित निकाय है। और ये भी याद रखेंगे कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है या जो मुखिया है वह कौन होते हैं, तो वह होते हैं ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के क्या होंगे, मुखिया होंगे, अध्यक्ष होंगे। और ग्राम पंचायत का जो संरचना है वो किन किन से मिलकर बनेगा, तो ग्राम प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, इनसे मिलकर बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ग्राम पंचायत के जैसे ये सदस्य है, हमने देख दिया कि जो ये निर्वाचित निकाय है, तो उस निर्वाचित निकाय में ये मेंबर है। तो अब डिसाइड किया गया है कि जहां पे 500 की आबादी वाली ग्राम पंचायत है वहां पर कितने मेंबर होंगे, जहां पर 1000 की आबादी है वहां पर कितने मेंबर होंगे, जहां पर 2000 है तो कितने मेंबर है। तो उसको ही हमने देखना है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का मानक, ग्राम पंचायत की जो ग्राम पंचायत है, देखिए ग्राम पंचायत के सदस्य ये है, तो कितने वार्ड मेंबर वो होंगे, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का मानक। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की जो संख्या का मानक उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत क्या निर्धारित किया गया, तो आइए जानते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे आबादी, कि कितने आबादी पर हमारे कितने सदस्य होंगे गांव की पंचायत में। तो सबसे पहली बात आपको पता है 2016 का अधिनियम क्या कह रहा है कि 500 से ऊपर की जो है आबादी होगी तब पंचायत बनेगी। तो मतलब 501 से लेकर यदि 1000 तक की आबादी है तो गांव की पंचायत में कितने मेंबर होंगे, 7 सदस्य होंगे। अब ये 7 सदस्य कौन, निर्वाचित, वार्ड मेंबर, प्रधान, ये सब आगे इसमें। जहां पे पॉपुलेशन भैया 1001 से लेकर हमारी 2000 तक होगी, तो वहां पर हमारे जो सदस्य होंगे वो होंगे 9 सदस्य। कितने सदस्य होंगे, 9 सदस्य होंगे। जहां पर हमारी जो पॉपुलेशन है वह 2001 से लेकर हमारे जो है 3000 तक है, 3000 तक है, तो वहां पर हमारे जो सदस्य होंगे वह 11 होंगे। जहां 2000 से 3000 तक जहां की आबादी है तो वहां की ग्राम पंचायत में हमारे 11 मेंबर होंगे।
इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों। एक तरफ आबादी है हमारा और इधर है हमारा कितने सदस्य होंगे। तो अब ये 3000 तक तो हमने देख दिया। अब जहां पर 3000 से 5000 के बीच है, मतलब 3001 से लेकर 5000 तक, 5000 तक जहाँ की आबादी है, तो 3000 से 5000 की आबादी वाले जो है क्षेत्र में, वहां पर हमारे 13 मेंबर होंगे, तो 13 सदस्य होंगे वहां, 13 सदस्य वहां की ग्राम पंचायत में होंगे। आप कंफ्यूज ना हो, जो ग्राम पंचायत में सदस्य है तो मतलब वार्ड मेंबर, प्रधान, इनको कह रहे हैं हम, जो चुने गए निर्वाचित सदस्य। और हालांकि उप प्रधान को जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है निर्वाचन। और जहां पर जो है 5000 से अधिक की आबादी होंगी, तो वहां की गांव की पंचायत में हमारे होंगे 15 सदस्य, 15 सदस्य। तो याद रखिए आप कि 2016 के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्यों की संख्या, न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो भैया वो की गई है 7, न्यूनतम 7। और अधिकतम कितनी निर्धारित की गई है, तो 15 निर्धारित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखेंगे आप कि ग्राम पंचायत में इस अधिनियम के तहत हमारी जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, तो वह है भैया 7। आपको बताया है 5000 की आबादी से ऊपर। और ग्राम पंचायत में अधिकतम, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वह है 15, 5000 से ऊपर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा है। अब आएंगे दोस्तों हम ग्राम पंचायतों की बैठकों के बारे में। इससे पहले हमने ग्राम सभा की बैठकें देखी कि भैया साल में 4 होगी, 3 महीने का अंतराल होगा। अब हम ग्राम पंचायत की बात करें, ग्राम पंचायत की बैठक, ग्राम पंचायत। इससे पहले ग्राम सभा की बैठकें देखी थी। ग्राम सभा मतलब 18 साल वाले और उससे ऊपर वाले लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो ग्राम सभा। लेकिन अब ग्राम पंचायत की जो है बैठक, इन बैठकों के संदर्भ में बैठकें, उसके बारे में क्या कहा गया है, जो हमारा पंचायती राज 2016 का जो एक्ट है वह क्या कह रहा है। सबसे पहली बात जो हमारी धारा 21 है, धारा 21 में ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में कहा गया है। और कहा गया है कि प्रत्येक महीने में कम से कम एक बैठक होगी। तो क्या कहा गया है, वह कहा गया है कि भैया ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में, प्रत्येक मास में या प्रत्येक माह में क्या होगी, एक बैठक। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि 2016 का एक्ट कहता है कि ग्राम पंचायत की हर महीने में एक बैठक होगी। और दूसरी बात कहा गया है कि जो है 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। 2 लगातार जो बैठकें हैं, तो उन 2 लगातार बैठकों के मध्य, मतलब बीच 2 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने का जो है हमने अंतर रख के जो है उसके बाद 3 महीने के अंतराल में बैठक करें, नहीं, 2 माह से, मतलब जो है 2 लगातार जो बैठक है, 2 लगातार बैठकों के मध्य, बैठकों के बीच हमारा जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 2 लगातार बैठकों के मध्य 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा वीडियो पटवारी का क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की 2 लगातार जो बैठकें हैं उनके बीच कितने माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारी एक बैठक हो गई है, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हमने जो है 3 महीने तक गैप रख लिया और फिर हम बैठक कर रहे हैं। हमें जो है 2 महीने से अधिक का अंतराल नहीं रखना है। जो है हमारी जो है 2 लगातार बैठकों के बीच में जो है 2 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। और प्रत्येक माह में एक बैठक की जो है बात की गई है। और इस बैठक, जैसे हम देख रहे थे ग्राम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पहले, तो इसकी जो पूर्व सूचना है, पूर्व सूचना वो हमारी 5 दिन पहले, 5 दिन पहले हमने सूचना दे देनी है। ग्राम पंचायत की बैठक की 5 दिन पहले सूचना, पूर्व सूचना की भैया बैठक होने वाली। और बैठक के लिए जो निर्धारित स्थल है, कहाँ पे होगी बैठक, तो बैठक किसी सार्वजनिक भवन, किसी सार्वजनिक भवन पे होगा। स्कूल में हो सकता है, कहीं पे। ऐसा नहीं कि प्रधान जी अपने घर पे करें, नहीं, यह प्रावधान करता है कि सार्वजनिक भवन पे या कोई खुली जगह, कोई खुला सीन, खुली जगह, जैसे कई मैदान है तो वहां पे कर लिया, खुली जगह पे, स्कूल में, लेकिन घर पे नहीं।
जो हमारा अधिनियम कह रहा है कि भैया ग्राम पंचायत की जो बैठक है 5 दिन पहले बता देना है, और आपने जो है सार्वजनिक जगहों पे करना है। और अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता भी ग्राम पंचायत की बैठकों की दोस्तों जो अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता भी ग्राम प्रधान के द्वारा की जाएगी। ग्राम प्रधान, तो गांव के प्रधान के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है यह। और इसमें भी कोरम, जैसे ग्राम सभा की बैठक में 1/5, हमने देखा कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/5, इसमें कोरम है 1/3। तो कुल सदस्यों का इसमें जो है ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कोरम, आप लोग कोरम को समझ गए। हम कोरम कुल जो है, कुल सदस्यों का, जो हमारे कुल सदस्यों का निर्वाचित वाले हैं उनका 1/3, तो कुल सदस्यों का 1/3 हमें कोरम होना चाहिए, तब जाके हमारी ग्राम पंचायत की बैठक होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत की कुछ समितियों के बारे में। ग्राम पंचायत की समितियां, ग्राम पंचायत की प्रमुख समितियां। और दोस्तों आपको पता है कि जो कमेटियां बनाई जाती है यह कार्यों के कुशल संचालन के लिए, बेहतर संचालन के लिए जो है समितियां बनाई जाती है। तो ग्राम पंचायत की जो प्रमुख प्रमुख समितियां है, कई बार आ सकता है कि निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत की समिति नहीं है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत। तो जो समितियां है इनका जिक्र हमें धारा 35 में मिलता है। धारा 35 जो हमारा पंचायती राज अधिनियम है, इसमें 6 प्रकार की समिति का उल्लेख किया गया है। समिति का उल्लेख किया गया है। गांव के ग्राम पंचायत 6 प्रकार की समितियां गठित कर सकती है। दूसरी एक कॉमन चीज है इसमें कि ये सभी सदस्य, जो सभी समितियां है 6 की 6 5 सदस्यीय है। 5 सदस्य अर्थात 5 सदस्यीय, मतलब इनमें 5 मेंबर है। 6 की 6 समितियों में 5 मेंबर है। तो उन समितियों के बारे में भी हम जानेंगे। और एक क्वेश्चन है कि किस समिति की अध्यक्ष महिला होगी। तो वो 6 समितियां जो है वो इस प्रकार से है। तो कौन कौन सी है वो 6 समितियां। एक है नियोजन एवं विकास समिति। तो पहली समिति है नियोजन, याद रखेंगे आप क्योंकि आ सकता है कि निम्न में से कौन नहीं है। तो नियोजन एवं विकास समिति, विकास समिति। तो नियोजन एवं विकास समिति पहली समिति हो गया। 5 मेंबर होंगे, एक सभापति और दूसरे हमारे 4 अन्य मेंबर। दूसरा है शिक्षा समिति, शिक्षा समिति। तो शिक्षा समिति दोस्तों इसमें याद रखेंगे कि इसके जो अध्यक्ष होंगे या जो सभापति होगी वो होगी महिला सदस्य, महिला। तो ये याद रखेंगे आप। जो तीसरी समिति है शिक्षा समिति के बाद वो है निर्माण कार्य समिति, जो निर्माण कार्य चल रहे। तो निर्माण कार्य समिति, तो निर्माण कार्य समिति हो गया भैया हमारा 3। जो चौथी समिति है वह है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। यह भी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। और जो ये स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है इसमें भी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो सभापति है अर्थात अध्यक्ष है वह भी महिला मेंबर होगी, कोई महिला होगी। तो इनको याद रखेंगे आप, कितनी समितियां हैं और किन में जो है महिलाएं अध्यक्ष होगी, किन किन समितियों की अध्यक्ष महिला होगी। दूसरा है प्रशासनिक समिति, 5वीं है प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति। और दोस्तों जो अंतिम समिति है 6वीं समिति है वो है हमारा जल प्रबंधन एवं जैव विविधता समिति। तो काफी इंपॉर्टेंट है जल प्रबंधन एवं जैव विविधता समिति, जैव विविधता समिति। तो ये हमारी ग्राम पंचायत स्तर पर गठित 6 समितियों का जिक्र किया गया है कि यह 6 समितियां होगी। और जो हमारी 6 समितियां है वह कौन कौन सी होगी तो देख सकते हैं आप, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति और जल प्रबंधन एवं जैव विविधता समिति। 2 समितियों की अध्यक्ष महिला होगी, शिक्षा समिति की और जो है भैया हमारी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो 6 समितियां धारा 35 में, 6 की 6 समितियों में 5 मेंबर होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष को लगाकर, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगली कड़ी में हम बढ़ेंगे। अभी देखो हमारा ग्राम पंचायत ही चल रहा है, ग्रामीण गांव वाला, अभी हम क्षेत्र पे नहीं आए। अब अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, यदि जो है हम अपने ग्राम प्रधान
और उप प्रधान के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तो हम जो है प्रधान व उप प्रधान प्रधान और उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता। तो उसके लिए क्या स्थिति है, तो उसके लिए यह है कि एक तो यह है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, जैसे हमने ग्राम सभा ने प्रधान जी को चुन दिया आज, तो ऐसा नहीं कि 6 महीने के भीतर लिया है, नहीं, निर्वाचन के 1 साल के भीतर कब नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जाएगा। किस स्थिति में नहीं या कब नहीं लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता है। एक तो यह है कि जैसे हमने निर्वाचन के 1 वर्ष के भीतर, निर्वाचन के 1 वर्ष के भीतर मतलब 1 साल, निर्वाचन जैसे आज चुना तो 1 साल के भीतर, उस 1 साल के भीतर नहीं ला सकते। दूसरा है कि यदि जो उनकी कार्यकाल है तो कार्यकाल समाप्ति के 6 महीने के भीतर, जैसे मैं प्रधान हूं और मैंने 4.5 साल काम कर दिया और अब कोई मेरे खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रहा, तो ऐसे मतलब कि जो है कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर इन 2 स्थितियों में तो नहीं लाया जा सकता कि जैसे आज चुना और कल लिया है, नॉट पॉसिबल। तो 1 साल, निर्वाचन के 1 साल के भीतर नहीं लाया जा सकता और कार्यकाल समाप्ति के 6 माह के भीतर नहीं लाया जा सकता। तो इसका मतलब उसके बीच का जो टाइम है उसमें लाया जा सकता है। तो उसमें लाया जा सकता है, तो क्या है उसके लिए प्रक्रिया, तो प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए हमें ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/4, यह दोस्तों जो भी मैं कह रहा हूं यह उस गजट को देखकर, उस अधिनियम को देख के बता रहा। तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों के, जो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्यों के, 1/4 जो है हमारे मेंबर हस्ताक्षरित जो है लिखित हस्ताक्षर करेंगे एक नोटिस में। तो प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए ग्राम सभा की जो कुल सदस्य संख्या है तो उसका 1/4 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षरित नोटिस को हमने जो है भेजना है, जो हमारे जिला पंचायती राज अधिकारी है उनको। तो इसको आप समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या है कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/4 से अधिक, मतलब जो ग्राम सभा में कुल सदस्य है तो उन कुल सदस्यों में के 1/4 से अधिक सदस्यों के, जो 1/4 से अधिक जो सदस्य है तो उनके जो है हस्ताक्षरित लिखित नोटिस, उनके जो है हस्ताक्षरित लिखित नोटिस हस्ताक्षर के साथ वह लिखित नोटिस देंगे। और इस लिखित नोटिस को इंडिविजुअली जो है व्यक्तिगत रूप से 5 जो सदस्य है वह डीपीआरओ को सौंपेंगे। तो हस्ताक्षरित लिखित नोटिस जो है ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 1/4 से अधिक सदस्यों का जो हस्ताक्षरित लिखित नोटिस होना चाहिए इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए। तो लिखित नोटिस और साथ ही जिन्होंने हस्ताक्षर किया इनमें से 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को इस प्रस्ताव को सौंपेंगे। तो आप समझिए इसको कि मतलब जो ग्राम सभा में कुल मेंबर है तो उन कुल मेंबर का 1/4 जो सदस्य है वह हस्ताक्षर के साथ एक लिखित नोटिस में जो है अपने अविश्वास को जताएंगे, और जिन्होंने हस्ताक्षर किया उन्हीं में से 5 जो मेंबर है वह व्यक्तिगत रूप से उस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे और जो है डीपीआरओ साहब को दे देंगे। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर है उनको सौंपेंगे। तो यह है। अब यदि ये तो हमने प्रधान के बारे में देखा, यदि उप प्रधान के बारे में देखें, उप प्रधान के खिलाफ दोस्तों, उप प्रधान के खिलाफ यदि हमने अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए जो ग्राम पंचायत है, यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात की गई है, ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में से जो कुल सदस्य है तो कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित एक जो है प्रस्ताव को बनाया जाएगा और 3 मेंबर जो है उसको डीपीआरओ को सौंपेंगे। तो
तो ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में से आधे जो सदस्य है, आधे सदस्य, तो आधे सदस्यों द्वारा ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों में से आधे जो मेंबर है उनके द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस के साथ प्रस्ताव को बनाया जाएगा और उन कुल सदस्यों में से, मतलब कि जो कुल निर्वाचित सदस्यों में जो आधा सदस्य है जिन्होंने हस्ताक्षर किया नोटिस पर, अपने अविश्वास को जताया, तो उनमें से मिनिमम जो है 3 सदस्य उस प्रस्ताव को लेकर डीपीआरओ के पास जाएंगे। तो हस्ताक्षरित नोटिस के साथ 3 सदस्य व्यक्तिगत रूप से डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को सौंपेंगे या पेश करेंगे। किसे? प्रस्ताव को, जो लिखित हस्ताक्षरित नोटिस वाला जो प्रस्ताव। तो इस प्रकार से उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम ला सकते हैं, फिर जांच होगी और इस प्रकार से हमारा वो होगा। बाकी दोस्तों हमें पता है कि ग्राम पंचायत के क्या प्रमुख कार्य है, ग्राम पंचायत या ग्राम प्रधान के कार्य। तो हमें पता है कि ग्राम प्रधान जो है वह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत इसके मुखिया होते हैं, पंचायत के मुखिया होते हैं और इनके बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा गांव में जो भी योजनाएं चल रही है उनके कार्यों की निगरानी की जाती है। साथ ही साथ उनके द्वारा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड रजिस्टर बनाए जाते हैं, उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना हुआ, क्या हुआ, ये चीजें। और जो ग्राम पंचायत से संबंधित जो निधि होती है, जहाँ से हम पंचायत के कार्यों में पैसा खर्च करते हैं, उसे ग्राम निधि कहते हैं। तो ग्राम निधि का जिक्र भी हमें धारा 40 में मिलता है, ग्राम निधि। यदि बात की जाए कि ग्राम पंचायत के सचिव कौन होते हैं, तो ये भी थोड़ा जान लेंगे आप। ग्राम पंचायत जो है, तो ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, सचिव एक प्रशासनिक हमारे जो है वहां पे अधिकारी, वो होते हैं वीपीडीओ अर्थात विलेज पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। तो काफी इंपॉर्टेंट है वीपीडीओ, और यूके SSSC में हम तैयारी करते भी है वीपीडीओ की। तो वीपीडीओ जो है वो होते हैं। और जो हमारी ग्राम निधि है, जो ग्राम निधि है अर्थात जिससे पंचायत के कार्य, पंचायत अपने कार्यों का खर्च इसी से वहन करती है। तो ग्राम निधि से यदि पैसा निकालना है तो प्रधान के साथ साथ वीपीडीओ साहब के भी यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। तो इस प्रकार से यह था आज हमारा ग्रामीण स्तर की जो पंचायती व्यवस्था है उसके लिए हमारा जो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 का है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके सेकंड पार्ट के लिए बहुत जल्द ही हम लाएंगे। और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।